तो हमारे यूट्यूब चैनल अरुण भारती सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए यूपी त्रिपक्षी पैट, यूपीपी, एसएससी जीडी, यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स का जो पेपर है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आपकी क्लास आज लंबी जाएगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपका आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आज का आपका टॉपिक है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। कि जो स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या क्या रही। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। कब? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। आगे देखते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। तो शोक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन का राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस मनाया जाता है। किसको? 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया जाता है और राखी दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखते हैं। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था? 1905 में किया गया था। आपके पेपर में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभिक तत्कालिक कारण क्या था? बंगाल विभाजन था। आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। जिस समय स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य को अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव की समिति की स्थापना की। उस समय एक स्वदेश समिति की स्थापना थी। उस समिति का क्या नाम था? स्वदेश बांधव। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। वंदे मातरम उस समय क्या बना? भारतीय राष्ट्रीय का शीर्षक गीत बना स्वदेशी आंदोलन के समय। वंदे मातरम लिखा किसने है? आपको पता है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार। आपकी आज बड़ी क्लास जाएगी और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा बीच बीच में, ताकि उन लोगों तक क्लास पहुंच सके और वो इस क्लास का लाभ उठा सके। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार थे एक एच.डब्ल्यू. नेविंसन, वो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्र टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। एक उस समय सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कब? 1907 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने किसने की थी? भाई गगनेंद्र नाथ और अवनींद्र नाथ टैगोर जी ने, दोनों लोगों ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। दादा भाई नौरोजी को लोक श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपके पेपर में पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी जी को कहते हैं। 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे। क्या थे? पहले भारतीय थे, जो उदारवादी दल की ओर से फरवरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। आपसे पेपर जब पूछा जाता है फरवरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य प्रथम कौन चुने गए, तो दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो 1892 में चुने गए थे। आगे देखते हैं। दादा भाई नौरोजी पहले थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोपतार की शुरुआत 1891 में की थी। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है राष्ट्रगोपतार की शुरुआत कब हुई? 1851 में हुई। और किसके समय की? दादा भाई नौरोजी ने गुजराती पत्रिका में की। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में और वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ। 1907 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कराची में होता है और 1908 में अमृतसर में होता है। एक साल का डिफरेंस रहा था। आगे देखते हैं। वर्ष 1908
में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। 1908 लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अमीर ने स्थापित की थी। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन माले को भारत सचिव। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर किसको नियुक्त किया था? लॉर्ड मिंटो को नियुक्त किया गया वायसराय के रूप में, और जॉन माले को सचिव, भारत का सचिव नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं, एक एक्ट आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, माल्य मिंटो सुधार। इसमें दो अंग्रेजों के नाम आते हैं, माल्य और मिंटो। सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। भारतीय परिषद अधिनियम जो 1909 था, इसका 1909 था, माल्य मिंटो सुधार। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मुसलमानों को अलग से पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना। गांधी ने कहा था, माल्य मिंटो सुधार 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। इसमें गांधी जी की विचारधारा क्या थी? उन्होंने कहा कि माल्य मिंटो सुधार हमारा सर्वनाश कर दिया। आगे देखते हैं, वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य काल था। एक आपसे पूछा जाता है, मतैक्य का काल कब था? 1916 से 1922। अप्रैल 1916 में तिलक ने सितंबर 1916 में एनी बेसेंट अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने कब की? अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट ने 1916 में। दोनों ने होम रूल लीग की स्थापना की। एक लोगों ने तिलक ने कब की? अप्रैल में की, और जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर में की। ये ध्यान रखना आप लोग। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसकी पुस्तक है? तो बेसेंट की है, एनी बेसेंट की। और मराठा केसरी किसकी? तिलक जी की। तिलक द्वारा स्थापित इंडियन होम रूल के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव NC केलकर थे। पेपर में आपसे पूछा जाता है, तिलक द्वारा स्थापित जो होम रूल की स्थापना हुई थी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा तथा वो सचिव कौन थे? NC केलकर थे। आगे बढ़ते हैं, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज कौन थे? जॉर्ज एरेंडुएल थे। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव कौन थे? जॉर्ज एरेंडुएल थे। मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनके प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। आइए गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। महात्मा गांधी के अल्पायु 13 वर्ष में कस्तूरबा गांधी से विवाह हो गया। पहले अल्पायु में ही शादी हो जाती थी, तो महात्मा गांधी की कब शादी हुई? 13 वर्ष की अवस्था में। किससे हुई थी? कस्तूरबा गांधी से हुई थी। आगे देखते हैं, करमचंद गांधी पोरबंदर, वांकानेर एवं राजकोट राज्य के दीवान थे। किसके थे? वांकानेर, राजकोट के दीवान थे गांधी। और ये गांधी जी के पिता थे। कौन थे? करमचंद गांधी। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। इनका उपनाम कबा गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी के पिता का नाम था, क्या नाम था? करमचंद गांधी। और एक उनका उपनाम भी था, क्या था? कबा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। आगे देखते हैं, फिर गांधी जी ने अपने सहयोगियों की सहायता से गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। गांधी जी ने एक फिनिक्स में एक आश्रम स्थापित किया था 1904 में, जो डरबन, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे। ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे। लेकिन ये सिद्धांत बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी ने पहले ही बता दिए थे, सत्य और अहिंसा, वहीं से गांधी जी ने लिया था। गांधी जी ने लुईस फिशर से स्वयं कहा, क्या कहा था?
मैं सच्चा समाजवादी हूँ और मेरा समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी ने लुईस फिशर से क्या कहा था, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है आपके यूपी पीसीएस में और आईएएस में कभी कभी पूछ दिया जाता है। मैं सच्चा समाजवादी हूँ और मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी के जो समाजवाद में क्या है, मार्क्सवाद की झलक भी मिलती है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। ये भी गांधी जी ने गौतम बुद्ध के द्वारा जो विचार दिए गए थे उन्हीं से गांधी जी भी प्रभावित हुए थे, उन्हीं से सत्याग्रह का सिद्धांत लिया था, क्योंकि ये बातें सभी गांधी जी के पहले महात्मा बुद्ध ने बताई हैं। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि 1893 डरबन, गांधी जी डरबन क्यों गए थे, तो वहाँ पे एक जो गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला, उसका केस लड़ने गए थे दक्षिण अफ्रीका डरबन में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस में कब भाग लिया, कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में। जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1901 में, उसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। आपसे पेपर में पूछा जाता है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ हुई, तो कोचरब क्षेत्र में हुई। कहाँ जो पड़ता है, ये अहमदाबाद में पड़ता है। कहाँ, गुजरात। और 1915 में महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके सर्वोत्तम व्यवहार है। गांधी जी का एक स्टेटमेंट पूछा जाता है, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। आगे देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय सबसे अधिक प्रभावित कर किया। किसने प्रभावित किया? थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया गांधीवादी विचारधारा को धर्मनिरपेक्ष लेखकों में। गांधी जी ने थोरो से सविनय विज्ञान और करबंदी की प्रेरणा पाई। गांधी जी ने थोरो से क्या पाया था? सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। आगे देखते हैं, गांधी जी ने जात विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसके लिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, ध्यान से पढ़िएगा। आप ज़्यादातर स्टेटमेंट ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए टिक कर देते हैं, उसमें ऑप्शन में दे दिया जाता है। गांधी जी ने जाति भिन्न छूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। ये स्टेटमेंट आपका यूपी पीसीएस और आईएएस में पूछा जाता है। आगे देखते हैं, वर्ष 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने तीन संघर्ष किए। चंपारण आंदोलन बिहार, अहमदाबाद, खेड़ा दोनों गुजरात में हिस्सा लिया। अहमदाबाद और खेड़ा जो दोनों गुजरात में पड़ते हैं वहाँ हिस्सा लिया, और चंपारण आंदोलन जो बिहार में पड़ता है वहाँ हिस्सा लिया। चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था। जो चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन क्या था? किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि चंपारण खेड़ा आंदोलन कैसे आंदोलन थे। ऑप्शन में दे दिया जाता है किसानों का आंदोलन, दूसरा दे दिया जाता है औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन, तीसरा दे दिया इनमें से दोनों, चौथा दिया जाता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन बताना है किसानों का आंदोलन था, और अहमदाबाद आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। आगे देखते हैं, एन जी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। नोआखाली काल आपका नया नेम आया है। नोआखाली काल प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नेयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सा थी। चार्ल्स एंड्रूज दीनबंधु एंड्रूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। आगे देखते हैं, एंड्रूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे।
एंड्रूज जो थे वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे वर्ष 1910 तक रहे। गांधी जी जोहान्सबर्ग में 1910 तक 10 में रहे, लेकिन 1903 में उन्होंने जोहान्सबर्ग में एक ली फर्म स्थापित की थी। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह था, जो किसानों के लिए था। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय प्रयासों सहित यूपी किसान सभा स्थापना हुई। यूपी किसान सभा की स्थापना किसने की थी? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से सहित यूपी किसान की स्थापना हुई थी। वर्ष 1920 में बाबा रामचंद्र प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान स्थापना की थी। अवध किसान की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? रामचंद्र, बाबा रामचंद्र हैं, उन्होंने अवध किसान सभा का गठन किया। कब किया था? 1920 में। आगे देखते हैं। शहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। क्या नाम था उनका? शहजानंद सरस्वती। क्या नाम था? शहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई? 1936 में। कब, कहाँ? लखनऊ में हुई। और किसकी हुई? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को तथा महासचिव NG रंगा को बनाया गया था। आपसे पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये पूछा जाता है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों को, ताकि उन सबको ये लाभ मिल सके। सितंबर 1946 में बंगाल के प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। कब? 1946 में बंगाल में प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। BP वाडिया के नेतृत्व में भी वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि प्रथम आधुनिक मजदूर संघ कौन था, तो मद्रास मजदूर संघ था, जो प्रथम आधुनिक भारत मजदूर संघ था। इसकी स्थापना 1918 में की गई और BP वाडिया के नेतृत्व में की गई। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। आपसे पेपर में पूछा जाता है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1918 में हुई। और किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। आगे देखते हैं। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में की गई। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, लाइन है। ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कहते हैं, इसकी स्थापना NM जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में की गई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। आपसे पेपर में पूछा जाता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री से कौन थे? दीवान चमनलाल बजाज। आगे देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का जो विभाजन हुआ तो कब हुआ? 1929 में हुआ। कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जिस समय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, उस समय उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में कम्युनिस्ट की स्थापना कब हुई? 1919 व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1939 तक माना जाता है। कब से? 1926 से 1939 तक माना जाता है। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना MN रॉय ने की थी। किसने की थी? MN रॉय ने की थी। वर्ष 1940 में की थी। किसने? रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना MN रॉय ने की थी। आगे देखते हैं। न्यायाधीश सिडनी रोलेट सुझावों पर मार्च 1919 में विधेयक रोलेट एक्ट पारित किया गया। आगे देखते हैं। रोलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार ने जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा जेल बंद में रख सकता था। रोलेट एक्ट आपका इसलिए आया था, जिसको चाहे जब तक रहना चाहिए जेल में रख सकता था। इसलिए इस कानून को कहा गया बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून कहा गया। बिना वकील, बिना दलील और बिना कानून दलील। ठीक है। आगे देखते हैं।
लॉर्ड जेम्स फोर्ड। लॉर्ड जेम्स फोर्ड 1916 से 1921 तक के कार्यकाल में बस 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड आपसे पेपर में पूछा जाता है तो किसके कार्यालय में रोलेट एक्ट पारित हुआ, तो रोलेट एक्ट लॉर्ड जेम्स फोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी गई। जब जलियांवाला कांड होता है 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइट की उपाधि लौटा दी। आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की गाड़ी से इस्तीफा दे दिया। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का संरक्षक में ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। आगे देखते हैं। सरकार ने जनरल डायर की सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। सरकार ने जनरल डायर की सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह, जो कहाँ के थे, पंजाब के थे, उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। आपकी जो जलियांवाला कांड हुआ था उसमें 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी एक नेता थे जिनका नाम था उधम सिंह। उन्होंने सर और माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी और जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। नमन है से उधम सिंह जी के कार्यों के लिए उनको नमन करते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट प्रारूप के लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार को मांटेगू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। किसकी दी? निवारक हत्या की संज्ञा दी। जलियांवाला बाग जो नरसंहार था, मांटेगू ने इसे क्या किया? निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। दीनबंधु ने क्या कहा था? C.F. एंड्रूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। आगे देखते हैं। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुफ्ती अली बंधुओं शौकत अली व मोहम्मद अली को दिया जाता है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, तो जो दीनबंधु थे, अली बंधु, शौकत अली व मोहम्मद अली को दिया जाता है। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई थी। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। किसने? हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी अपनी त्याग दी थी। आगे देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जिक्र करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने सहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका C.R. दास ने विरोध किया था। क्लास चल रही है। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में असहयोग प्रस्ताव C.R. दास ने ही प्रस्तावित किया था। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में असहयोग प्रस्ताव C.R. दास ने ही प्रस्तावित किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय के बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। कौन कौन कूद पड़े थे? असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध में प्रयास मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसर हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस। टाइपिंग करने में आज दिक्कत हो गई तो थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, इसके आगे आपको साफ दिखाई देगा। आप लोग क्लास से जाइएगा मत, पूरी क्लास देख के जाइएगा। जमुना लाल बजाज ने अपनी राय बहादुरी की उपाधि
उपाधि वापस कर दी। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है, तो चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आगे देखते हैं। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने की अविवेकी तथा या निष्ठुर बर्बादी कहा था। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाने को अविवेकी तथा निष्ठुर बर्बादी कहा था। असहयोग आंदोलन 1922 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 और गुजरात विद्यापीठ वर्ष 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ 1920 जो बाद में दिल्ली ले जाए गए स्थापित हुए। जिसमें असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें काशी विद्यापीठ बनारस 1921 में स्थापना हुई, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में स्थापना हुई, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ 1920 में जो बाद में दिल्ली में जाकर स्थापित हुआ। आगे देखते हैं। सी.आर. दास इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, 1923 में हुई। किसके? मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। किसने? सी.आर. दास ने मिलकर और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। कब की? 1923 में की। आगे देखते हैं। सी.आर. दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। सी.आर. दास कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने थे। उसके महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। वर्ष 1925 में विठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया तथा स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? वो 1925 में विठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि देशबंधु नाम से किसे जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं चित्तरंजन दास के बारे में। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। चित्तरंजन दास की इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेशी आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी स्वदेशी बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। चित्तरंजन दास ने कहा, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, ना कि वर्गों के लिए। चित्तरंजन दास का एक स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है। उन्होंने कहा था, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए ही नहीं। आगे देखते हैं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी, जो एक पार्टी का नाम था, इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय किसने लिया था? मोहन मालवीय जी ने और मोतीलाल नेहरू जी ने लिया था। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। आपके पेपर में पूछा जाता है कि साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे और जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुई थी, इसलिए उसका साइमन आयोग के नाम से प्रचलित है। चूँकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, जो साइमन आयोग था इसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया। साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें 7 लोग थे और 7 तो लोग अंग्रेज थे, भारतीय मूल का कोई नहीं था, इसलिए इसको बहिष्कार कर दिया गया और उसका एक नाम लिख दिया गया। क्या रख दिया गया? श्वेत कमीशन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे। उदारवादी दल के क्या थे? सदस्य थे। जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहने वाले क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल लेबर सदस्य के रूप में शामिल थे। आगे देखते हैं लाहौर के बारे में, लाहौर जुलूस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और पेपर में पूछा जाता है, हर एग्जाम में आपके पूछा जाता है, जैसे यूपी ट्रिपल सीफेट का हो, जैसे सीजीडी का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, चाहे आईएएस का हो, या हेड कांस्टेबल का हो, या यूपी का हो, सभी पेपरों में ये पूछा जाता है। तो लास्ट क्लास तक हमारे बने रहिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए।
साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 1927 में हुई थी। किस समय थी? साइमन कमीशन का ये विरोध कर रहे थे। लाठी का जब चार्ज हुआ तो लाला लाजपत को काफ़ी चोट आई और उनकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट अधिराज्य का दर्जा भी बात ही कही गई थी। 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट मतलब बंटवारे अधिराज्य का दर्जा भी बात कही गई थी। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। 1928 में एक लीग बनाई गई। उस लीग का क्या नाम था? इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग। उसका गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस दोनों ने मिलकर किया था। आगे देखते हैं। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? CR दास ने चुने गए थे, लेकिन वो जेल में होने के कारण उनकी जगह पर हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन का अध्यक्षता की थी। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाए तथा प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, याद रखना कि पूर्ण स्वराज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 और 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में अहमदाबाद से 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में अहमदाबाद से 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। आगे देखते हैं। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नवे कानून को तोड़ने औपचारिक सविनय विज्ञान का शुभारंभ किया। यहीं पे हमारी क्लास खत्म होती है। आगे की क्लास में आपका दूसरा पार्ट बना दिया जाएगा। काफ़ी बड़ी क्लास हो गई, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें।